दिल्ली फसादात के मुलजिम उमर खालिद की अर्जी को खारिज कर दिया गया। दिल्ली की कड़कड़नुमा अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया गया। जमानत की आज अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने जमानत की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मुलजिम को अभी जमानत देने का कोई जवाज़ पैदा नहीं होता। 3 मार्च को अदालत ने वकील दिफा और इस्तिगासा की जानिब से पेश होने वाले वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया था। उमर खालिद और दीगर कई अफराद के खिलाफ 2020 में हुए फसादात को लेकर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि दिल्ली फसादात के मुलजिम उमर खालिद को राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। कड़कड़नुमा अदालत ने उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि मुलजिम को अभी जमानत देने का कोई जवाज़ पैदा नहीं होता। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे सुशील कुमार इस वक्त जुड़े। सुशील, उमर खालिद को राहत मिलती नजर नहीं आई है। कोर्ट ने फैसला महफूज रखा था, लेकिन आज जमानत की अर्जी को रोक दिया है। जी बिल्कुल आजम, देखिए साफ तौर से उमर खालिद को फिलहाल कड़कड़नुमा कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालांकि जमानत को इनकार करते हुए अमिताभ रावत जो फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, जज उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल उचित आधार नहीं है इस पूरे मामले में उमर खालिद को जमानत देने का। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए ये कहा था कि अगर उमर खालिद को इस पूरे मामले में जमानत दी जाती है, चूंकि वो यूएपीए के आरोपी हैं, तो कई ऐसे केस जो चल रहे हैं जो इफेक्ट करेंगे, हो सकता है कि भविष्य में ये गवाहों को भी प्रभावित करें। लिहाजा अभी इस पूरे मामले में इनको जमानत नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली दंगा मामले में की एक्यूज्ड के तौर पर फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को फिलहाल रखा है। और साफ तौर से जो दलीलें दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई हैं, उसमें से कई ऐसे इन्वेस्टिगेशन की बातें कही गई जिसमें उमर खालिद के चैट और उमर खालिद के खिलाफ जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिल्ली पुलिस को मिले हैं, उनके बिहाफ पर फिलहाल उनकी जमानत का विरोध किया था। फिलहाल कोर्ट ने दोनों जो दलीलें हैं दोनों वकीलों की सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। 2 बार फिलहाल कड़कड़नुमा कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत पर फैसला टाल दिया था, लेकिन आज जस्टिस अमिताभ रावत की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उमर खालिद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। जी बिल्कुल, उमर खालिद के जो वकील हैं या उनके जो करीबी हैं, उनका क्या कहना है इस पर, किस तरह का रिएक्शन आया है? जी देखिए, अभी फिलहाल उमर खालिद की जमानत को लेकर एक बड़ा फैसला आया है, तो निश्चित रूप से अभी उनके वकील या उनके जो करीबी हैं उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि उनके जो वकील हैं प्रदीप पेश, उनके द्वारा हमने संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि वो अदालत का फैसला देखेंगे, अदालत का जो ऑर्डर की कॉपी आएगी उसके बाद ही वो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे। तो अभी फिलहाल उनकी तरफ से किसी भी प्रतिक्रिया जो हम लोग चाहते थे वो फिलहाल नहीं मिली। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्जी गुजार इस ताल्लुक से इस मामले को सनसनीखेज अर्जी गुजार ना बनाए। एडवोकेट देवत कामत ने हिजाब मामले पर जल्द समाअत की मांग की थी और कहा था कि कर्नाटक में 28 मार्च से इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी के फैसले को सही करार दिया था और कहा था कि हिजाब मजहब इस्लाम का लाजमी जुज नहीं है। और हिजाब के मामले पर कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी और रियासत के अपोजिशन लीडर सिद्धरमैया के दरमियान कल रात अहम मीटिंग हुई। बेंगलुरु के दारुल उलूम सदरुल इरशाद में हुई इस मीटिंग में इम्तिहानात के दौरान मुस्लिम लड़कियों के लिए किसी भी तरह की रुकावट पैदा ना हो, इस पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी ने कहा कि हुकूमत मुस्लिम तालिबात को कम अज़ कम दुपट्टा ओढ़ने की इजाज़त दे। अमीर शरीयत ने सिद्धरमैया से दरख्वास्त की है कि उस मामले को असम्बली के इजलास में उठाएं। रियासत में 28 मार्च से 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज़ हो रहा है। कई मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब पर पाबंदी की वजह से कॉलेजों को नहीं जा रही हैं। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने, लिहाजा कम से कम इम्तिहानात के लिए सर पर पल्लू या दुपट्टा ओढ़ने की इजाज़त दी जाए। इस अहम मुलाकात में मुस्लिम अरकान असम्बली और बेंगलुरु के नुमाइंदा उलमाए किराम भी मौजूद थे। अगर लड़कियां कॉलेज में जाती हुई अपने सर पर दुपट्टा ओढ़कर अगर जाती हैं तो उन पर किसी किस्म की रुकावट न आने पाए, न किसी कॉलेज में और किसी दूसरी स्कूल में। तो हमने दरख्वास्त की कि आप असम्बली में इस बात को उठाएं और फिर हमारी तरफ से, बल्कि आप अपनी ही तरफ से ये दरख्वास्त करें हुकूमत से कि लड़कियों को
सिर्फ अपने सर पर दुपट्टा डाली हुई वो जाएं। बुर्खा और हिजाब के सिलसिले में कोई बात हमारी नहीं है, बल्कि सर पर कपड़ा डाली हुई वो अपने सीने पर छोड़कर जाएंगी या अपने कंधे पर दूसरे कंधे पर डाल देंगी। इसकी इजाज़त हमको अगर असम्बली से और हुकूमत से मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इस फितने के ख़त्म होने का बाइस होगा और हमको किसी भी और हमारी लड़कियों की किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अमीर शरीयत और उलमा इकराम मिल के हमारे सिलसिला सबको दावतनामा दिए थे। वजह इसकी अभी 28 तारीख से PU का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। जो हिजाब के बारे में जो कोर्ट का जो आदेश आया है, अभी अपील सुप्रीम कोर्ट में गए। अभी एग्ज़ाम 28 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो उलमा अमीर शरीयत बुला के सिद्धरामैया साहब को तुम कुछ भी करके कि असम्बली में रेस करके औरत बच्चों को जो दुपट्टा जो बोलते हैं, जो यूनिफॉर्म कोड जो होता है, जो दुपट्टा होता है, वो सर पे वोट किए जाने के लिए परमिशन एटलीस्ट वो तो भी दे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक करके सिद्धरामैया से गुजारिश किए। तो सिद्धरामैया साहब ने वादा किया है कल हम लोग असम्बली में रेस करेंगे। उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री को और एजुकेशन मिनिस्टर को बात करके ये जो मसला है वो हल करने की कोशिश करेंगे करके सिद्धरामैया साहब ने वादा किया। एटलीस्ट सिर पे दुपट्टा डालने के लिए परमिशन देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे एग्जाम सुकून के साथ लिख सकता है। और थोड़े बच्चे नहीं लिखते, मैं नहीं है तो करके भी ये कर रहे। और हमारे बच्चों का फ्यूचर है, इस देश का भी फ्यूचर है उनके साथ, खाली बच्चों का ही नहीं। अगर हमारा कौम पढ़कर आगे आ जाएंगे तो इस देश को, इस मुल्क को भी फायदा होगा इससे। तो हमारा कोशिश इतना ही है, इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अगर परमिशन नहीं मिला, परमिशन मिल जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद रखते हैं अल्लाह से। उसके बाद हमारे कोशिश तो रहेगा। मामला कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है, वो रहने दो। ये अभी शॉल जो दुपट्टा जो ये लोग पहन रहे अभी ऑलरेडी, उसको जस्ट हेड कवर करने के लिए हम लोग इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट ओढ़नी और हिजाब में फ़र्क है, तो क्या ओढ़नी ओढ़ कर जा सकते हैं, ये क्लैरिटी हुकूमत से करवाने के लिए अमीर शरीयत ने सिद्धरामैया साहब से इल्तिजा की है। सिद्धरामैया साहब ने कहा, बहुत खुलकर कहा है कि मैं असम्बली में इस बात को रखूँगा और हुकूमत की तरफ से उनका जो हमारा जो मुतालबा है वो सामने रखूँगा। और हुकूमत से जो रिएक्शन आएगा और इस पर हम जोर देंगे कि इस चीज़ पर तो कम से कम कोई कंट्रोवर्सी, कोई मसला ना हो। कोरोना से होने वाली मौत का मुआवजा लेने के लिए मरकज़ से झूठे दायर कराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ को कोरोना से हुई मौत का मुआवजा हासिल करने के लिए दायर किए जाने वाले झूठे दावों की जांच करने के इल्ज़ामात करने की इजाज़त दे दी है। इसके तहत आंध्रा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला में दायर करदा 5% दावों का जायज़ा लिया जाएगा। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत ने बीरभूम तशद्दुद मामले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि जिन रियासतों में बीजेपी इक़्तिदार में नहीं है वहां पर ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र में और बंगाल में राज्यपाल दोनों सरकारों पर निशाना साधते हैं। और भी राज्यों में राज्यपाल है, और भी राज्यों में ईडी के कार्यालय हो सकते हैं, लेकिन ईडी और राज्यपाल जहाँ बीजेपी का शासन नहीं है वहाँ सिर्फ हमको ही निशाना साधा जाता है। उसका मतलब आप समझ लीजिए। झारखंड के कोडरमा से खबर है। झारखंड के कोडरमा में बच्चों के झगड़े ने तूल पकड़ लिया। पुलिस कार्रवाई से नाराज मुसलमान बच्चे स्कूल जाने से गुरेज कर रहे हैं। कोडरमा के मिडिल स्कूल में ज़ेर तालीम तालिब इल्म और मुकामी नौजवानों के बीच मारपीट हुई थी और मुस्लिम तालबा के साथ छेड़खानी हुई थी। पुलिस ने मारपीट करने वाले नौजवानों को जेल भेज दिया और तालबा से छेड़खानी करने वाले नौजवानों और एक टीचर को रिहा कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे नाराज हैं और स्कूल जाने से परहेज कर रहे हैं। कर्नाटक के साहिली इलाकों में होने वाले मेलों में मुस्लिम ताजिरों के बाइकाट को कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना NK मोहम्मद सैफ़ी ने संगीन मामला करार दिया है। मौलाना NK मोहम्मद सैफ़ी के मुताबिक मुल्क के भाईचारे को बनाए रखने के लिए इस तरह के इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। साहिली शहर बेंगलुरु के 2 मंदिरों, मंगला देवी मंदिर और
बपाना डोर दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के सालाना मेलों में मुस्लिम ताजिरों को दुकानें लगाने की इजाज़त नहीं दी गई है। वादे रहे कि हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की मुखालफत के बाद मुबैना तौर पर हिंदू तंजीमों के दबाव में मंदिर कमेटियों ने ये फैसला लिया है। ये तो नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारा और एक कम्युनल हो माने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कर्नाटक में तो ये हिजाब के बाद हिंदू मुसलमानों के ज़रा डिफरेंसेस भी आ रहे हैं, इसलिए हमें वो नहीं होना चाहिए था। कुछ जगह पे हो रहे, इसको मैं सुबह से अभी तो मीडिया से, कर्नाटक का मीडिया से ये अपील कर रहा था, मुतालबा कर रहा था पूरे। और ये अमन और सुकून अहम चीज़ है, इसलिए हिंदू मुसलमानों का एक ब्रदरहुड, एक भाईचारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो ये इसको यात्रा ये उत्सव रहते टेम्पल का, नहीं तो ये दरगाह का उरूस रहते, उधर व्यापार करते एक गरीब लोग, वो गरीब लोगों का व्यापार को उनको जीने को देना। हर एक जो हिंदू मुसलमान का बीच क्या भी उसमें डिफरेंसेस नहीं है, हिंदू हो मुसलमान हो, ये व्यापार करते, छोटा मोटा व्यापार करते कौन गरीब लोग है। गरीब लोगों का उनका पेट का बहुत बड़ा मार पड़ते हो, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। हमें वो कंडम करेंगे, हिंदू लोग करे तो भी, मुसलमान लोग करे तो भी वो मजम्मत करना है। कर्नाटक के साहिली इलाकों में लगने वाले मेले में मुस्लिम ताजिरों के बाइकआउट को शिवसेना ने अफसोसनाक करार दिया। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत के मुताबिक सियासी मफाद के लिए इस तरह के इकदाम मुल्क की तकसीम की तरफ ले जाने वाले हैं। कर्नाटक में बीजेपी का राज है, वहाँ पे कुछ मंदिरों और वहाँ के मेलों में सिर्फ मुसलमानों को दुकान लगाने पे पाबंदी लगाई। बहुत ही गलत है ये बहुत ही गलत है। इस प्रकार का माहौल अगर इस देश में बढ़ता जाएगा और बढ़ाया जाएगा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तो देश का माहौल ऐसा बिगड़ेगा कि विभाजन पूर्व स्थिति पैदा हो जाएगी। पेट्रोल और डीजल के बाद अब पीएनजी और सीएनजी भी महंगी हो गई है। आम आदमी के लिए ये राहत की खबर नहीं है। आईजीएल ने इन कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। घरेलू पीएनजी के दामों में 1 रुपये फी SCM इजाफा किया गया। ताहम बढ़ी हुई कीमतें पूरे मुल्क में लागू नहीं होंगी, बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में लागू होंगी। इसके अलावा दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 50 पैसे का इजाफा किया गया है। कंपनी के मुताबिक ये इजाफा गैस की बढ़ती हुई कीमत के बाइस किया गया है। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया है। रूस यूक्रेन बहरान के बाइस ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ईंधन की कीमतों में ये इजाफा बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों में इजाफे की वजह से देखा जा रहा है। वादे कि हिंदुस्तान अपनी ईंधन की ज़रूरियात का एक बड़ा हिस्सा दरामदात के जरिए ही पूरा करता है। अरे महंगाई तो बढ़ती जा रही है ना, डेली की डेली बढ़ रहा है। तो डेली 1 महीने से तो बढ़ ही रहा है, कभी 50 पैसे कभी 30 पैसे। अब तो आज तो 1 रुपया ही बढ़ा है सीधा, नहीं पहले 20-30 पैसे बढ़ते थे। और किराया वही का वही है पुराना। जहाँ 100 रुपये की गैस लगती थी अब 150, 160-170 की गैस लगती है। और खाली ज़्यादा चलना पड़ता है और ज़्यादा फूकती है, क्या करें। राम प्रसाद सर। राम जी, आज 1 रुपये सीएनजी के प्राइस बढ़ गए, कैसे देखते हैं और कैसे असर पड़ा आपको? बहुत असर पड़ा सर। अब रेंट भी देना पड़ता है सर, और ऑटो का किराया भी देना पड़ता है 300 रुपया, 350 रुपया। और इधर भी बढ़ गया सर। पहले 120-130 रुपये में भराना हो जाता था, अब 2 बार भराना पड़ता है सर। रोज आए दिन सीएनजी के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा हम लोगों का तो मुश्किल हो रहा है, काम तो है नहीं। एक तो पहले लॉकडाउन के बाद अब थोड़ा काम स्टार्ट हुआ, काम के बाद उसके बाद फिर सीएनजी रोज बढ़ाए जा रहे हो आप, तो कैसे काम चलेगा? इस तरह तो गरीबों के ऊपर बड़ा नुकसान है ना। बहुत असर पड़ता है जी। किराया तो बढ़ता ही नहीं है। सीएनजी के रेट तो प्रतिदिन रोज बढ़ते हैं। सीएनजी पेट्रोल के रेट तो किराया तो और डाउन होता है जी इससे। और मतलब खर्चा किस्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है आज के ज़माने में। ईंधन की कीमतों में इजाफा करके मरकजी सरकार गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। 80 पैसे, 1 रुपये, 20 पैसे, ये ऐसा बढ़ा कर लोगों को तंग और तबाह कर रहे हैं, और गरीब लोगों की जिंदगी से वो खेल रहे हैं। कॉमन मैन आज बहुत परेशान है। वो किसी हालत में कुछ हो गई कि वो 5 स्टेट जीतने के बाद उनको तो ऐसा हो गया वो कुछ भी करे तो भी चलेगा, तो इसीलिए वो ये कर रहे हैं। ऐसे चीजों का मैं कंडेम करता हूँ, ये अच्छा नहीं है। लोगों के
जीवन के साथ खेलने का। और तो नाज़रीन, आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त ममता बनर्जी बीरभूम पहुंच चुकी हैं, जहां पर तशद्दुद हुआ था, 8 लोगों की जान गई थी। ममता बनर्जी इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी हैं और हालात का जायज़ा ले रही हैं। तो नाज़रीन, आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं ममता बनर्जी बीरभूम पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर जो तशद्दुद हुआ था, घरों में आग लगाई गई थी जिसमें 8 लोगों की जान गई थी, जबकि दीगर 4 झुलसे हुए हैं। अभी हालात का जायज़ा लेने के लिए ममता बनर्जी यहाँ पर पहुँची हैं। हालांकि हाईकोर्ट के सख्त अहकामात के बाद ममता बनर्जी यहाँ पर पहुँची हैं। CCTV कैमरे भी इलाके में नस्ब किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो सके। सबूतों के साथ ममता बनर्जी अपने कुछ ख़ास लीडरों के साथ वहाँ पर पहुँची हैं और हालात का जायज़ा ले रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर के कत्ल के बाद यहाँ पर तशद्दुद फूट पड़ा था और कई घरों को नजर आतिश कर दिया गया था, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी। तो इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बीरभूम से, जहां मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी पहुंची हैं तशद्दुद ज़दा इलाके में, जहां कई घरों को आग लगा दिया गया था, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी, जबकि दीगर कई लोग अभी भी ज़ख्मी हैं, झुलसे हुए हैं, अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ममता बनर्जी यहाँ पर हालात का जायज़ा लेने के लिए पहुँची हैं। तो बीरभूम तशद्दुद मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ममता बनर्जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बड़ी तादाद में लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। TMC के एक लीडर के कत्ल के बाद यहाँ पर एक तरह से तशद्दुद भड़क गया था और कई घरों को नजर आतिश कर दिया गया था, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग अभी भी ज़ख्मी हैं, अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ममता बनर्जी वहाँ पर पहुँची हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था और इस तरह के हादसात को या इस तरह के वाक़यात को रोकने की उन्होंने अपील की थी। हाईकोर्ट भी इस मामले में आगे आया और सबूतों के साथ कुछ छेड़छाड़ ना हो, जिसकी वजह से कई जगह पर CCTV कैमरे लगाए गए। जो फसाद ज़दा इलाके थे, तशद्दुद ज़दा इलाके थे, वहाँ पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। महंगाई के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। महंगाई को लेकर आज हैदराबाद में एक बड़ा एहतजाज हुआ। उपरा जमात TRS की MLC कविता सड़कों पर उतरी और अपने पार्टी के लीडरों के साथ मिलकर उन्होंने एहतजाज किया। इन्होंने LPG का दाम बढ़ाने के खिलाफ मुजाहरा किया और ईंधन की कीमतें बढ़ाने की जमकर मुखालिफत की। देखिए, बीजेपी सरकार का रवैया ऐसा है, जब इलेक्शन है तो तब जुमला देते हैं, इलेक्शन नहीं है तो सभी लोगों पे हमला करते हैं। हमारा ऐसा एटीट्यूड नहीं है। इलेक्शन हो, इलेक्शन ना हो, हम एक ही बात बोलते हैं। हमने पहले भी यही कहा है, आज भी यही कहेंगे। हम हमारे रैयत के साथ है। अभी बीजेपी का सरकार जो केंद्र में है वो रैयत के साथ है नहीं, तेलंगाना फार्मर्स के साथ है नहीं। उनको डिसाइड करना है, हमें नहीं करना है। ये सरकार ऐसा है, या तो एयरप्लेन मोड पे चलते हैं प्रधानमंत्री जी, या तो इलेक्शन मोड पे चलते हैं। लेकिन हम हमेशा पीपल मोड में, डेवलपमेंट मोड में चलने वाले सरकार है, तो हम हमारे समस्या बराबर उठाएंगे और हमारे CM साहब को, हमारे लीडर साहब को झूठ बोलने का कोई अवसर नहीं है। पिछले 6 महीने से लगातार ये केंद्र सरकार से हमारी सरकार की बात हो रही है। आज तक हमें आश्वासन नहीं मिला है कि समर्थन हम खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। अभी अप्रैल 1 वीक से हमारे यहाँ मोर देन 45 लाख टन का अनाज आने वाला है। ये अनाज सारा हम कहाँ रखेंगे? अभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो सरकार कहाँ सुनने वाली है? आपने देखा है, ये सरकार प्रोटेस्ट के अलावा किसी भाषा को समझती नहीं है। जब पंजाब में फार्मर ने 1 साल प्रोटेस्ट किया, इनको फार्म लॉस वापस लेने पड़ा, तो उन्हीं के इंस्पिरेशन से आज तेलंगाना में भी फार्मर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा सिंपल सा डिमांड है, पंजाब को एक नीति, तेलंगाना को एक नीति नहीं होनी चाहिए।
पंजाब को जो नीति है तेलंगाना में भी अप्लाई करना चाहिए। पंजाब में 100% पैडी प्रोक्योरमेंट है तो तेलंगाना में भी होना चाहिए। डेफिनेटली होगा। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर मुल्क के अलग अलग शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज पुणे में एनसीपी कारकुनों ने सड़क पर निकलकर जमकर एहतजाज किया। एनसीपी की ख्वातीन कारकुनों ने सड़क पर लकड़ियों के चूल्हे जलाकर इस पर रोटियां सेकी। इस मौके पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए और एलपीजी की कीमतों में कमी का मुतालबा किया गया। अपने मतदाताओं को इतना पागल मत समझो मोदी जी, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। एक दिन इतना आपको छिड़के जनता दूर फेंकेगी कि आप यकीन भी नहीं करोगे। और जो इलेक्शन होने के बाद फिर एक पिक्चर ने के फिर हिंदू मुस्लिम वाद, ये सब खोखलापन बंद करो। ये देश की जनता है जो रो रही है, रास्ते पर आकर अपना खाना बना रही है, इसे कुछ तो समझ लो। ये आगे वाले जो पीरियड है उसका जनता की तरफ से आपको ये इशारा है। हमें जो विजय प्राप्त हुआ उसके बाद गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के रेटों में इजाफा किया है। गैस सिलेंडर का रेट 50 रुपए से बढ़ गया और उसी के साथ गए 3 दिन से पेट्रोल और गैस के डीजल के दौरान जो रेट्स है वो हर रोज 1 रुपए से बढ़ रहे हैं। इसलिए आज हम लोग चूल्हे के ऊपर यहाँ पे रोटी बना रहे हैं। उसी के साथ गैस सिलेंडर ने आज फांसी ली है। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार हर चुनाव जीतने के लिए चुनाव आने के पहले 5-10 रुपए कम करती है और चुनाव जीतने के बाद 50 रुपए और 100 रुपए से ये सारे रेट्स बढ़ाए जाते हैं। जंगज़दा यूक्रेन से वापस लौटे मेडिकल तलबा अब अपने मुस्तकबिल को लेकर काफ़ी फिक्रमंद है। तलबा के साथ साथ इनके सरपरस्तों में भी बेचैनी देखी जा रही है। ऐसे में तलबा ने हुकूमत हिंद से उनकी तालीम का इंतज़ाम करने का मुतालबा किया है। First of all, our universities, we have no idea how long they will continue or how will they continue, because we had an official message from our university that from 28th our classes will start online, but as we have seen the condition of the place, our buildings, some of the buildings, part of the university, they have been destroyed really bad, and the main building, they are still there, but I don't know how much they can be because they are the center of the city, and I have no idea. But first of all, if it get destroyed and we have no other options in future, because we really need some help, because some of the students are in, like they were about to get their degrees in 1 month. It takes 6 years for them to complete their degree in Ukraine, and some of the students have already completed 5 years. They were going to complete 6 years. Even Rahul has completed 3 years. So I think they should be associated with other medical colleges so they can go through all the studies they are going. क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 20,000 के करीब बच्चों का कैरियर स्टेक पे है, लेकिन सबसे बड़ी बात सबके सब बच्चे मैक्सिमम इंडिया वापस आ पाए और हमारे बिना बोले ही सरकार बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित है। हमने समाचारों में पढ़ा है कि सरकार इसके लिए कोई रास्ता निकाल रही है और कुछ राज्यों में इसके बारे में निर्णय ले भी लिए गए हैं। उम्मीद है आने वाले समय में इनके भविष्य के बारे में सरकार इसके बारे में अच्छे निर्णय लेगी, बच्चों के लिए कोई रास्ते निकालेंगे, क्योंकि आधी पढ़ाई बच्चों की हो चुकी। बहुत सारे बच्चे फाइनल ईयर में थे, बहुत सारे थर्ड ईयर में, हमारा बेटा जैसे थर्ड ईयर में था, इनका जो क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ खार्किव शहर वहाँ के लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। अभी चिंता है कि कल को यूनिवर्सिटियाँ खुल पाएंगी भी या नहीं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा